हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सेल बायोलॉजी के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक सेल की बात करेंगे। तो सेल जो होता है ये हमारे लाइफ का फंडामेंटल यूनिट है। एक तरीके से जीवन की हमारी आधारभूत इकाई है। सेल की सबसे पहले डिस्कवरी करी थी लकड़ी के टुकड़े में वुड कॉर्क में रॉबर्ट हुक ने करी थी 1665 में, जो कि एक डेड सेल था। फिर लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी पॉन्ड वाटर में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में। और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने ही स्पाइरो गायरा गायरा की डिस्कवरी करी थी। स्पाइरो गायरा जो कि हमारी एक ग्रीन एल्गी है, और क्लेमेडोमोनास वो भी हमारा ग्रीन एल्गी है, और एल्गी की स्टडी को हम लोग फाइकोलॉजी कहते हैं। फिर उसके बाद सेल थ्योरी आई। सेल थ्योरी को स्लाइडेन और सॉन ने दिया 1838 में। और फिर फर्दर इसी पे वर्क किया था वर्चो ने। वर्चो ने 1855 में इसमें वर्क किया और उन्होंने कहा कि न्यू सेल इज मेड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो जो नया सेल होता है, जो पहले से सेल एग्जिस्ट करता है, उसी से बनता है। ऑमनी सेलुला ई सेलुला, ऑमनी सेलुला ई सेलुला, ये कॉन्सेप्ट वर्चो ने दिया था 1855 में। और ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो ये एक कोशिकीय जीव है। क्लेमेडोमोनास है, यूग्लिना है, अमीबा है और पैरामीशियम। ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं ये यूनिसेलुलर हैं। यूनिसेलुलर का मतलब है इनमें सिर्फ एक कोशिका पाई जाती है। फिर पार्ट्स ऑफ सेल में हम बात करें तो सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल। तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये एनिमल में प्रेजेंट होता है, और जो सेल वॉल है ये सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होता है। और सेल मेम्ब्रेन के बाद हमारा साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म एक लिक्विड होता है, एक तरीके से उसमें साइटोस्केलेटन होती है जो सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, एक तरीके से उसको शेप प्रोवाइड करता है साइटोप्लाज्म। फिर इस साइटोप्लाज्म के अंदर कई सारे सेल ऑर्गेनल्स और न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। फिर हम सबसे पहले किसी भी एनिमल सेल में जो आउटर कवरिंग होती है उसे हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। सेल मेम्ब्रेन हमारा एक आउटर लेयर होता है जो सेल को शेप प्रोवाइड करता है, और ये लिविंग होता है। और दूसरी चीज ये क्या होता है कि ये सेमी परमिएबल होता है। परमिएबल का मतलब चीजें आर पार जा सकें, तो ये सेमी परमिएबल होता है। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये 50% प्रोटीन और 50% फॉस्फोलिपिड से मिलके बनी होती है। लिपिड का मतलब होता है एक तरीके से फैट से मिलके बना हुआ होता है। अब हम बात करते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस क्या होता है, इसमें हाई कंसेंट्रेशन से चीजें क्या होती हैं, लो कंसेंट्रेशन की तरफ फ्लो करती हैं। अब डिफ्यूजन में क्या होता है, जैसे हम कमरे में अगरबत्ती जलाते हैं, तो अगरबत्ती कुछ देर के बाद क्या होता है, उसका जो स्मेल होता है पूरे कमरे में फैल जाता है, उसी को कहते हैं डिफ्यूज करना, चीजें फैल जाती हैं। और हाइपोटोनिक, और ये जो ऑस्मोसिस है एक तरीके से यहाँ पे तीन कंडीशन इसकी बनती हैं। पहला बनता है हाइपोटोनिक, दूसरा बनता है आइसोटोनिक, और तीसरा बनता है हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या होता है कि आउटर कंसेंट्रेशन, बाहर जो होता है वो हाई कंसेंट्रेशन होता है, और अंदर जो होता है लो कंसेंट्रेशन होता है, जिसकी वजह से चीजें क्या होती हैं वो फैल जाती हैं। और हाइपर में क्या होता है, अंदर हाई कंसेंट्रेशन होता है, बाहर लो कंसेंट्रेशन होता है, जिसकी वजह से चीजें श्रिंक हो जाती हैं। फिर आइसोटोनिक में क्या होता है, अंदर और बाहर दोनों का कंसेंट्रेशन समान होने की वजह से चीजों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर अगले टॉपिक हम बात करें सेल वॉल की। तो सेल वॉल जो होता है ये मोस्टली प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। इसका जो ये प्लांट सेल की शेप को प्रोवाइड करता है, ये डेड होता है, और ये फुली परमिएबल होता है, मतलब इससे चीजें पूरी तरीके से आर पार जा सकती हैं। अब हम प्लांट की बात करें तो प्लांट का जो सेल वॉल होता है ये सेलुलोज से मिलकर बना हुआ होता है। और बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है ये पेप्टिन से मिलकर बना हुआ होता है। और इसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो एक स्लाइम लेयर होती है, ग्लाइकोकैलिक्स उनसे मिलके बनी हुई होती है। और फंगस का जो सेल वॉल है ये चीटिन एक कॉम्प्लेक्स सुगर होता है, उससे मिलके बना हुआ होता है। और हम अगले टॉपिक की बात करें न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को सेंटर कहते हैं एक तरीके से सेल का, या इसे हम ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। ये हमारी सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। और न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने। और हम आगे बात करें तो इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा न्यूक्लियोलस।
और ये न्यूक्लियोलस क्या करता है, हमारे राइबोसोम फॉर्मेशन में काफी ज्यादा हेल्प प्रोवाइड करता है। और इस न्यूक्लियोलस के बाद इसमें कई सारे ये क्रोमैटिन मटेरियल्स होते हैं। और ये क्रोमैटिन मटेरियल्स जब इनका डिवीजन होता है तो ये क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। और ये क्रोमोसोम 23 पेयर में होते हैं, 23 पेयर में होते हैं, जिसमें 22 पेयर हमारा ऑटोसोमल होता है और एक पेयर हमारा सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। और सबसे पहले क्रोमोसोम की बात वाल्डर फ्लेमिंग ने करी थी। और फर्दर ये क्रोमोसोम डीएनए में कन्वर्ट होता है। और ये डीएनए में जो प्रोटीन यूज होता है वो हिस्टोन नाम का एक प्रोटीन होता है जो कि डीएनए में यूज किया जाता है। अगला हम बात करें साइटोप्लाज्म। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड या जेली लाइक मैट्रिक्स भरा हुआ होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं मोस्टली। इसके अंदर कई सारे साइटोस्केलेटन होते हैं मोस्टली। ये सेल को शेप प्रोवाइड करते हैं, सेल के लोकोमोशन में, उसके आवागमन में, उसके चलने में हेल्प प्रोवाइड करते हैं। सेल ऑर्गेनल्स। अब हम इसमें कई सारे सेल के अंदर, सेल साइटोप्लाज्म के अंदर कई सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिनके बारे में हम अलग अलग सी चीजें देखेंगे। पहला माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, वैक्यूल्स है, न्यूक्लियस है और न्यूक्लियोलस है। इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है ये एनिमल सेल में मोस्टली नहीं पाया जाता या नहीं पाया जाता, ये पूरी तरीके से प्लांट सेल में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो क्या करता है, वो फूड सिंथेसिस में वर्क करता है, जिसके बाद में फर्दर ये फोटोसिंथेसिस का एक पूरा फंक्शन होता है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सेल ऑर्गेनल्स की बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो डायामीटर होता है वो 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ये एनर्जी फॉर्मेशन करती इसलिए इसे हम किचन ऑफ द सेल कहते हैं मोस्टली। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसमें दो लेयर होते हैं। इसके इनर लेयर में एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एटीपी का मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और जिसे हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप होता है वो सॉसेज शेप का होता है। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एपोप्टोसिस में इन्वॉल्व होती है। एपोप्टोसिस का मतलब प्रोग्राम सेल डेथ। जब कोई सेल डेथ होने लगता है एपोप्टोसिस में, तो यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया मेन रोल प्ले करती है। अगला हमारा ऑर्गेनल्स है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम ईआर शॉर्ट में कहते हैं। तो ईआर दो टाइप के होते हैं, एक हमारा होता है स्मूथ और एक हमारा होता है रफ। तो रफ रफ क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। ये आप देख रहे होंगे अलग अलग ये राइबोसोम्स होते हैं। ये राइबोसोम क्या करते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे जाके चिपक जाते हैं और इसे रफ बनाते हैं। और ये जो रफ वाला होता है ये हमारे प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, और ये स्मूथ वाला फैट और लिपिड का सिंथेसिस करता है और उसका डिटॉक्सिफिकेशन करता है। ये P450 एंजाइम्स जो होते हैं इसका जो सिंथेसिस है ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही होता है। यहाँ पे राइबोसोम है जो अ, किसी ईआर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जाके चिपक के उसे रफ बनाते हैं। और इस राइबोसोम की डिस्कवरी करी थी जॉर्ज ई पैलेड ने। और ये राइबोसोम क्या करता है, एक तरीके से राइबोसोम एक प्रोटीन सेंटर होता है। फिर और ये जो ईआर है ये एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन का मेन फंक्शन करता है। ये प्रोडक्शन भी करता है चीजों का और ट्रांसपोर्टेशन में भी वर्क करता है। और एक सेल ऑर्गेनल्स होता है पेरोक्सिसोम। ये क्या करता है, इसमें फैटी एसिड को ब्रेक करता है और इसमें ऑक्सीडेटिव क्रिस्टल्स होते हैं जो कि डिटॉक्सिफिकेशन में मेन रोल प्ले करते हैं। अगला हमारा ऑर्गेनल्स हमारा गोल्गी एपेटस। गोल्गी एपेटस की डिस्कवरी करी थी कैमिलियो गोल्गी ने। और कैमिलियो गोल्गी ने ही न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिया था ब्लैक रिंग रिएक्शन करके। और फिर ये जो गोल्गी एपेटस है इसमें ही लाइसोसोम का एक तरीके से फॉर्मेशन होता है। और गोल्गी एपेटस का मेन फंक्शन है पैकेजिंग और डिस्पैचिंग का। इसके दो फेस होते हैं, एक सिस फेस और एक ट्रांस फेस। सिस को हम फॉर्मिंग फेस कहते हैं और सिस से ये चीजों को लेता है। और ट्रांस को मैच्योरिंग फेस कहते हैं, यहाँ से चीजों को छोड़ता है। और ये पैकेजिंग और डिस्पैचिंग करता है, इसी वजह से इसे हम पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहते हैं। लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। और ये एंजाइम जो होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है। इसका मेन फंक्शन है वेस्ट डिस्पोजल का। और इसके अंदर डाइजेस्टिव कैपेबिलिटीज होती हैं, जिसकी वजह से जब सेल प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता तो ये पूरे सेल को डाइजेस्ट कर लेती हैं। अगला हमारा ऑर्गेनल्स है राइबोसोम। राइबोसोम को हम प्रोटीन सेंटर कहते हैं और राइबोसोम की डिस्कवरी जॉर्ज ई पैलेड ने करी थी।
ये जो हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब ये राइबोसोम जाके चिपक जाते हैं तो ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। और रफ वाला जो होता है, हमने पहले ही बताया, ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। और रफ वाला जो होता है, ये भाई ये मैच्योरिंग फेज भी हमारा होता है। जब सेल का डिवीजन होता है तो उसमें मेन रोल प्ले करता है सेंट्रोसोम। और ये सेंट्रोसोम कई सारे सिलेंड्रिकल माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं, जिनका फॉर्मेशन स्ट्रक्चर जो होता है वो 9+O के फॉर्म में होता है। अब हम वैक्यूल्स की बात करें तो वैक्यूल्स एनिमल सेल में भी होते हैं, बट बहुत छोटे होते हैं और कई सारे होते हैं। बट जब हम प्लांट सेल में बात करते हैं तो प्लांट सेल में एक ही वैक्यूल्स होता है और बहुत बड़ा होता है, और ये 50 से 90% पार्ट जो है वो ऑक्यूपाई करके रखता है। और ये वैक्यूल्स जो होता है ये रिजिडिटी और टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी गया कि एनिमल सेल में ये टेम्पोररी होता है। ठीक। अगला हम बात करें प्लास्टिड, तो प्लास्टिक सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। इसके तीन पार्ट होते हैं। पहला है क्लोरो, दूसरा है क्रोमो, तीसरा है ल्यूको। तो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ये फूड का सिंथेसिस करता है। और क्रोमो कलर प्रोवाइड करता है, ल्यूको स्टोरेज में हेल्प करता है। इसके तीन पार्ट होते हैं, एक इलायोप्लास्ट, एक एल्यूरोप्लास्ट, एक एमाइलोप्लास्ट। इलायो फैट का सिंथेसिस करता है, एल्यूरो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, और एमाइलो कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करता है। आगे हम बात करते हैं सेल डिवीजन की। ये सेल डिवीजन होता क्या है? जब सेल प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता या एक टाइम पीरियड के बाद सेल क्या होती है, वो डिवाइड हो जाती है। इसमें दो तरीके से होता है, एक होता है मिटोसिस, एक होता है मियोसिस। तो मिटोसिस में क्या होता है कि एक डॉटर सेल क्या होती है, एक डॉटर सेल दो पेरेंट सेल में ब्रेक हो जाती है। और मियोसिस में क्या होता है, एक डॉटर सेल दो पेरेंट सेल में ब्रेक होती है, उसके बाद ये फर्दर दो पेरेंट सेल में ब्रेक हो जाती हैं। और ये जो मिटोसिस है, ये सिर्फ सोमैटिक सेल में होता है। और मियोसिस जो होता है ये जर्म सेल में होता है। जर्म सेल का मतलब होता है जो सेक्स पेयर्स होते हैं, जो सेक्स में इन्वॉल्व होते हैं, उनमें मोस्टली मियोसिस होता है। और सोमैटिक जो 22 पेयर्स होते हैं वो हमारे, ये दो तरीके के सेल होते हैं ना, जैसे क्रोमोसोम में दो तरीके से, सोमैटिक सेल जो प्रॉपर्ली फंक्शन करते हैं, जर्म सेल जो सेक्स में इन्वॉल्व होते हैं मोस्टली, में मियोसिस कह सकते हैं एक तरीके से। अब हम सेल साइकिल की बात करें तो सेल साइकिल में सबसे पहले G1 फेज की बात करते हैं, फिर F फेज की, फिर G2 फेज की, फिर M फेज की बात करते हैं। G1 फेज में क्या होता है कि हमारा सेल पहले ग्रोथ करता है। फिर F फेज में क्या होता है, सेल सिंथेसिस करता है और उसमें मेन फंक्शन डीएनए रेप्लिकेशन का होता है। फिर उसके बाद वाले से G2 फेज में क्या होता है, मिटोसिस के लिए प्रिपेयर होता है। और M फेज में क्या होता है, मिटोसिस हो जाता है। इसमें सबसे पहले प्रोफेज होता है, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज, फिर साइटोकाइनेज। फिर हम डीएनए एप्लीकेशन की बात करें, हम सबसे पहले डीएनए की बात करें तो डीएनए की मॉलिक्यूल की डिस्कवरी फ्रेडरिक मिशर ने करा था। और इसके डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का मॉडल वाटसन और क्रिक ने 1953 में दिया था। यहाँ पे कई सारे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स हैं। और ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स जो होते हैं, ये एडेनाइन थाइमाइन के साथ पेयर बनाता है, ग्वानाइन साइटोसाइन के साथ पेयर बनाता है। और आरएनए में क्या होता है कि थाइमाइन की जगह पे यूरेसिल होता है मोस्टली। एंजाइम, जब हम डीएनए का रेप्लिकेशन कराते हैं तो इसमें चार टाइप के एंजाइम मेन फंक्शन करते हैं, हेलिकेज, प्राइमेज, पॉलीमरेज, लाइगेज। हेलिकेज का मेन फंक्शन क्या करता है, ये डीएनए को अनविंड करता है, उसके जो बॉन्ड्स होते हैं उसको अनविंड करने का काम करता है। प्राइमेज क्या करता है, डीएनए रेप्लिकेशन को इनिशिएट करने का काम करता है। और पॉलीमरेज क्या करता है, डीएनए को सिंथेसिस करने का वर्क करता है। और लाइगेज एक ग्लू की तरह वर्क करता है और ये जो भी डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है। अब हम बात करते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल। मेन डिफरेंस अगर हम देखें ना तो यहाँ पे कई सारे वैक्यूल्स होते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक वैक्यूल्स होता है, इसको ध्यान दें, बाकी और कुछ खास इसमें नहीं है। अब हम बात करते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेन टू न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म वन न्यूक्लियस, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सिंक्रियन। फिर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है फाल्स, इसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता प्रोकैरियोटिक सेल में। और यूकैरियोटिक सेल में हमारे क्या होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इसमें सिमिलरिटी देखें तो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इसमें साइटोप्लाज्म प्लाज्म होता है, इसमें राइबोसोम्स होते हैं, इसमें डीएनए भी होता है, ये दोनों में होते हैं। पूछा जाता है क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में प्रेजेंट होता है? तो यहाँ पे राइबोसोम्स भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हो सकता है। दूसरी चीज क्या है, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, यहाँ पे कहाँ पे आ गया, हाँ, ये सिंगल हैप्लॉइड होते हैं, इनमें जो क्रोमोसोम होते हैं एन फॉर्म में होते हैं।
और यहाँ पे क्रोमोसोम डायप्लॉइड होते हैं, 2n के फॉर्म में होते हैं क्रोमोसोम। और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, इनमें जो सेल का डिवीजन है वो बाइनरी फीजन से होता है। बाइनरी फीजन में क्या होता है, उसमें जो न्यूक्लियस है वो मोस्टली दो पार्ट में डिवीजन हो जाता है, जैसे कि हम अमीबा में देखते हैं। तो अमीबा में भी क्या होता है, सेल का डिवीजन होता है, ठीक। और बैक्टीरिया में भी वही फंक्शन फंक्शन होता है। बैक्टीरिया बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, इन सब में भी ये सभी ये जो है मोस्टली प्रोकैरियोटिक सेल में एग्जिस्ट करते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्रीना, ये सारे के सारे प्रोकैरियोटिक सेल हैं। इंडोसाइटोसिस और एग्जोसाइटोसिस क्या होता है? इंडो का मतलब कोई चीज का अंदर आना, फैगो का मतलब होता है खाना, और पिनो का मतलब होता है पानी। जब खाना अंदर आता है उसे फैगोसाइटोसिस कहते हैं, जब पानी अंदर आता है उसे हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस, ठीक। एक्सो का मतलब किसी चीज का बाहर जाना, ठीक। तो ये हमारे सेल का टॉपिक था, जिसे हमने पूरी तरीके से कंप्लीट किया। और इसके बाद का जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे टिश्यू। ये एक तरीके से रिवीजन है, क्विक रिवीजन है, क्योंकि हम उतना डिटेल्स में हम चीज़ों को नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद पढ़ते हैं। तो बस मेरा मेन पर्पस क्या है कि रिवीजन करें, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा हम रिवीजन कर सकें, ये मेरा मेन पर्पस है। बाकी और कुछ स्पेशल यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। ओके, थैंक यू।